नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, हम लोग 1000 पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें से 7 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें लगभग हम लोगों ने 350 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, उस एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो को पोस्ट कर सकूँ। मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं अभी एज अ AA काम कर रहा हूँ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिसेज ऑफ इंडिया हैज़ एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी काम किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला ने एज अ प्रेसिडेंट भी काम किया था चीफ जस्टिस रहते हुए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज आर नॉट करेक्ट। यानी पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट का है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, इस पर ध्यान देना है आपको। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नोट लगा दिया जाता है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट आर नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ही हैज़ द पार्डनिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल। क्या कोर्ट मार्शल के द्वारा जो पनिशमेंट दिया जाता है उसमें प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर है या नहीं है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट के पास कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया सेंटेंस पे भी पार्डनिंग पावर होता है। दूसरा ऑप्शन है ही कैन ग्रांट रिप्रीव एंड रिस्पाइट इन केस ऑफ पनिशमेंट फॉर एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ ऑफ द लैंड यूनियन और स्टेट। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें किसी भी पनिशमेंट को रिप्रीव या रिस्पाइट करने का पावर तो होता है, लेकिन वो यूनियन के अगेंस्ट होता है। अगर वो यूनियन लिस्ट में अगर वो आता है अगर, तो उसके अगेंस्ट में उन्हें रिप्रीव या रिस्पाइट की पावर होती है। लेकिन अगर स्टेट में अगर होता है अगर, तो स्टेट में गवर्नर के पास ही पावर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर यूनियन के बारे में हो अगर, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर होता है, लेकिन स्टेट में गवर्नर के पास वो पावर होता है। तीसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ही अलोन कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ। ही अलोन, क्या वो अकेले डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर के पास भी ये पावर होता है डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का। चौथा ऑप्शन है हिज एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ पार्डन इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। क्या जो पार्डन करते हैं क्या वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है? क्या कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है। कोई अगर उसके खिलाफ कोई पिटिशन अगर फाइल होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट उसके खिलाफ उस पर सुनवाई कर सकता है। तो इसका 2 और 3 सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स। जो करेक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट व्हेन एवर ही रिक्वायर्स। क्या ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिसीजन लिए गए हैं उन सारे डिसीजन को प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना। ये बिल्कुल सही होता है। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि भाई जितना भी डिसीजंस लिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में, उन सबको प्रेसिडेंट को उन्हें कम्युनिकेट करना है जब भी प्रेसिडेंट चाहेंगे तब। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नीड नॉट कम्युनिकेट ऑल डिसीजंस टू द प्रेसिडेंट। ये तो गलत हो जाएगा। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट द डिसीजन टू द प्रेसिडेंट। ये ऑब्लिगेटरी होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द प्रेसिडेंट कैन नॉट कंपेल द प्राइम मिनिस्टर टू गिव द इन्फॉर्मेशन ही हैज़। प्रेसिडेंट उसे कंपेल कर सकता है कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन आप हमें कम्युनिकेट कीजिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स। करेक्ट बताना है इसमें से भी। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर बट नॉट एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स अनलेस सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सके, लेकिन उस किसी मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकता है जब तक प्राइम मिनिस्टर उसे एडवाइस ना करे? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव कर सकता है और किसी भी मिनिस्टर को भी रिमूव कर सकता है।
अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन कहता है द प्रेसिडेंट हैज़ पावर नीदर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर नॉर एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स अनलेस द प्राइम मिनिस्टर लूजेज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा एंड टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन। प्राइम मिनिस्टर के पास यह पावर नहीं होता है जब तक, प्रेसिडेंट के पास यह पावर नहीं होता जब तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में अपनी मेजोरिटी को ना खो दे। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर जब तक प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी में है, लोकसभा में मेजोरिटी में है, तब तक प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटाया जा सकता है, ना ही उससे किसी मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर द मोमेंट ही लूजेज हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा। जैसे ही लोकसभा में मेजोरिटी होता है उसी समय प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा देता है। तो ऐसा नहीं होता है, जब तक अगला प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति नहीं होती तब तक वही प्राइम मिनिस्टर वही प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन को टेंडर करते हैं प्रेसिडेंट को, उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। जैसे ही लोकसभा में वो मेजोरिटी लूज करते हैं तो उस समय वो प्रेसिडेंट को जाके अपना रेजिग्नेशन टेंडर करते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं द प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू रिमूव एनी ऑफ द मिनिस्टर्स एट हिज प्लेजर। प्रेसिडेंट किसी प्लेजर पर अपने प्लेजर पर डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेंगे तब तक किसी मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इज प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय अदर हाउस। व्हेन चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में अगर चार्ज को प्रेफर किया गया है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है अदर हाउस के, तो उस समय क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वो देखना है। द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। क्या ये जब तक चार्ज लगा हुआ है उस समय तक जब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है। द प्रेसिडेंट हैज़ नो राइट, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो अपीयर करे, अपने आप को रिप्रेजेंट करे। अगला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बट ही डज नॉट हैव अ राइट ऑफ पर्सनल हियरिंग। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट के पास रिप्रेजेंटेशन का भी पावर होता है और पर्सनल हियरिंग का भी पावर होता है। अगला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड ईदर पर्सनली और थ्रू अ लीगल प्रैक्टिशनर। तो प्रेसिडेंट के पास यह पावर होता है कि उसके जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहाँ पे अपीयर हो और कि या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो है या फिर लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पार्शियली करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो मोर सुटेबल होगा। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बाय आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 के द्वारा प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। यह पावर वो कब इस्तेमाल करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि when the both houses of parliament are not in session and president is satisfied that circumstances exist which made it necessary for him to take the immediate action। यानी कि जब पार्लियामेंट का दोनों सदन जो है वो सेशन में नहीं होगा, लोकसभा और राज्यसभा जब सेशन में नहीं रहता है तब प्रेसिडेंट उस समय में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वो ऑर्डिनेंस कितने हफ्तों तक लागू रहता है और कितने दिन के अंदर में उस ऑर्डिनेंस को लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राज्यसभा के मेंबर कौन थे जिन्हें पहली बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्ति हुई थी, तो ये ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राज्यसभा के मेंबर थे जिन्हें पहली बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्ति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय। स्पीकर को कब हटाया जा सकता है, तो ये मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के द्वारा ही स्पीकर को हटाया जा सकता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाया जा सकता है। अगर राज्यसभा चाहे कि लोकसभा के स्पीकर को हटाना तो राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर को नहीं हटा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में जितने भी मेंबर उस समय प्रेजेंट होंगे और वोटिंग कर रहे होंगे उसकी मेजोरिटी के द्वारा, अगर मेजोरिटी में वोट पड़ता है लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए तो लोकसभा के स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंदर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन आर रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ लोकसभा।
लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनी वन एज यूनियन मिनिस्टर नॉट रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जब तक प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक प्रेसिडेंट किसी को भी यूनियन मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर होती है। तो प्राइम मिनिस्टर जब रिकमेंड करते हैं तब जाके प्रेसिडेंट यूनियन मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है, इन इंडिया द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली। क्या प्रेसिडेंट के पास ही केवल होता है? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये गवर्नर के पास भी होता है। गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर भी होता है और गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कहता है, द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन अ स्टेट इन इंडिया लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली। ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो इमरजेंसी लागू करने का अधिकार होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है, वो गवर्नर के पास नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स कुड नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ ड्यूरिंग द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही वाज सीकिंग फ्रॉम द लोकसभा। लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को सीख करते समय कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने खुद वोटिंग नहीं की थी? तो वो थे मनमोहन सिंह। ये आपको याद रखना है, CDS 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कौन सा ऐसा मतलब फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिससे ये पता चलता है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो, वैसे तो नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, जो हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर। रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो हमारी वोटिंग जो होती है, जो लोग वोट करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग जो होती है वो होती है, लोग करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए करते हैं और अपने लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करते हैं। प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग नहीं होती है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो स्क्रीन पर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है और मैं सब चीज़ आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो जो इंग्लिश मीडियम के छात्र भी हो और हिंदी मीडियम के छात्र भी हो, उन दोनों के लिए ये वीडियो जो है वो लाभकारी होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि ए रजिस्टर्ड वोटर इन इंडिया कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू लोकसभा फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। जो रजिस्टर्ड वोटर है इंडिया में वो लोकसभा में का चुनाव कहीं से भी, पूरे इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं से भी लड़ सकता है। ये ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंडिया में लोकसभा में वोट देने के लिए एलिजिबल है वो इंडिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट कर सकता है। अगला ऑप्शन कहता है कि एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 के अनुसार, इफ अ पर्सन इज convicted of any offence and sentenced to an imprisonment of 2 years or more, this will be disqualification to contest election। क्या वो 2 साल से ज़्यादा अगर इम्प्रिजनमेंट हो जाता है तो उसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर उसे 5 साल की सज़ा हो जाती है तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कौन सा बेसिक डिफरेंस है? तो सबसे जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखते हैं, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो या फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, दोनों के पास है। यूएस के पास भी है और इंडिया में भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जो मेथड ऑफ इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ स्टेट का, वो डिफरेंट होता है दोनों में। जैसे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनका तो इलेक्शन आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है, लेकिन यूएस में डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो जिसमें जो पब्लिक होती है वो जाके वहाँ पर वोट करती है। तो ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगला, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इन लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि लॉ मेकिंग पार्लियामेंट ही बनाती है। जितने भी कानून है, चाहे यूएस में हो चाहे इंडिया में हो, तो पार्लियामेंट ही बनाती है।
अगला ऑप्शन आता है रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशन जो है वो दोनों जगह लगभग सेम ही होता है। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर के बारे में इसमें से सही स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दैट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उस मिनिस्टर को बताना। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है द प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो इससे पहले डिस्कस किया है हम लोगों ने, प्रेसिडेंट जो है किसी भी इन्फॉर्मेशन को कॉल कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अगला ऑप्शन कहता है द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस को एड्रेस कर सकते हैं। प्रोमलगेट का भी पावर होता है और प्रोरोग का भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। अगला ऑप्शन है ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये सब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो फंड की विड्रॉल होती है वो कौन करता है? तो वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट उसका ऑथराइजेशन देता है, तभी जाके जो बिल पास होता है ना, जो बजट पास होता है, बजट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही विड्रॉल के बारे में बात की जाती है। तो ये पावर होता है पार्लियामेंट के पास होता है। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के टाइम पर क्या होता है? तो देखिए पहला इसका ऑप्शन है नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। जरूरी नहीं है कि जब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हो तो उस समय वो पार्लियामेंट का मेंबर हो ही। जब ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर बनने के 6 महीने बाद तक उसे किसी भी हाउस की सदस्यता ले लेनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ। ये गलत है। लोकसभा नहीं, राज्यसभा अगर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं तभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है मस्ट बी ईदर अ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, ये नॉमिनेटेड मेंबर नहीं हो सकते हैं। और अगला ऑप्शन है मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ओनली लोकसभा। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो किसी से कंसिस्ट होते हैं तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। द पोर्टफोलियोज आर अलोकेटेड टू द मिनिस्टर्स बाय जो मिनिस्टर्स को जो पोर्टफोलियो अलोकेट होता है वो कौन करता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर करता है। नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, जबकि पोर्टफोलियो लोकेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द सैलरी एंड परक्विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाय। द सैलरी ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर को जो भी सुविधाएं मिलती है वो कौन डिसाइड करता है? तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। कौन सा सही है? द प्राइम मिनिस्टर इज सेड टू होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बट इन रियलिटी ही स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ। किस अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे उनकी नियुक्ति होती है, लेकिन वो तब तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं जब तक वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस जो है वो एंजॉय करते हैं। यानी कि लोकसभा में अगर 543 सीट्स है अभी अगर, और 272 सीट्स अगर किसी एक पार्टी के पास है, तब तक उसे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से नहीं हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन और डेथ में क्या होता है? तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन होगी या फिर उनकी डेथ होगी तो मिनिस्ट्री जो है वो डिसॉल्व हो जाती है सबसे पहले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही जो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। अगर हेड ही नहीं रहेगा तो कैसे मिनिस्ट्री जो है वो चलेगी? इसलिए द मिनिस्ट्री इज डिसॉल्व। मिनिस्ट्री जो है सबसे पहले डिसॉल्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर इज। तो प्राइम मिनिस्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इलेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन जो होता है वो तो सिर्फ एमपी का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। जो अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। इज द लीडर ऑफ लोकसभा, ये भी सही है, लीडर ऑफ लोकसभा होता है। मे चेंज द पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर एट विल,
जो मिनिस्टर है उनके पोर्टफोलियो को भी चेंज कर सकता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मे डू ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑन विच ही एडवाइस इज साउट। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले ही हमने डिस्कस किया है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहेगा प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में प्रेसिडेंट को बताना है। अगला क्वेश्चन, द रैंक ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिटरमिन्ड बाय। तो ये प्राइम मिनिस्टर डिटरमिन करता है कि किस मिनिस्टर का कौन सा रैंक होगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मिनिस्टर्स रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे एंजॉय। कब तक रहते हैं? तो वो रहते हैं जब तक पॉपुलर चैम्बर यानी कि लोकसभा का जब तक उनके पास मेजोरिटी रहता है तब तक वो रह सकते हैं एज अ मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जब तक कोई मिनिस्टर लोकसभा का कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है तब तक वो मिनिस्टर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैबिनेट की वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो वो संविधान में हमारे इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वांट्स टू रिजाइन टू हुम ही शुड एड्रेस। जो अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर रिजाइन करना चाहता है तो वो किसे रेजिग्नेशन जो है वो दे सकता है? तो वो चीफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन अपना दे सकता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर कोई रिजाइन करना चाहे तो चीफ मिनिस्टर को अपना रेजिग्नेशन दे के वो रिजाइन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, एक तो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका क्या पोजीशन होता है? तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर तो नहीं होते हैं, लेकिन वो मेंबर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं, लेकिन वो कैबिनेट के मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर तो रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वैसे वो इन एड काम करते हैं यूनियन मिनिस्टर्स के, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहते हैं लेकिन वो कैबिनेट के मिनिस्टर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया। कौन डिफेंस के लिए डिफेंस से रिलेटेड जितने मैटर्स होते हैं उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये पोर्टफोलियो लोकेट किया था उन्हें डिफेंस से रिलेटेड इशूज को देखने के लिए ही। अगला क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बट इट एक्चुअली यूज्ड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ। तो ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही उनको ये पावर यूज करना पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। रियल पावर कहाँ वेस्टेड होती है? प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला क्वेश्चन है, एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विच डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट इंक्लूड ऑफिस हेल्ड अंडर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो जिसके अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड करता है तो ये यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता है। तो वो कौन सा है? तो वो उसके अलावा है ये लोकल अथॉरिटी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकल अथॉरिटी। कि अगर वो लोकल अथॉरिटी का मेंबर होता है तो वो होते हुए भी वो यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज शेप्ड बाय। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसे कौन बनाता है? तो वो कैबिनेट के द्वारा बनाया जाता है। कैबिनेट में 6-7 मिनिस्टर होते हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर रहता है और उसमें यूनियन मिनिस्टर भी रहते हैं, उनके द्वारा पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की वो बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? तो लेजिस्लेचर जो है कंट्रोल्स करता है एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि लेजिस्लेचर का मुख्य काम होता है कानून बनाना, लॉ को बनाना लेजिस्लेचर का काम होता है और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो इसलिए लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्टर्स में भी मिनिस्टर कहाँ से चूज किए जा सकते हैं? लोकसभा से, राज्यसभा से और आउटसाइड द लेजिस्लेचर। लोकसभा, राज्यसभा और आउटसाइड तीनों जगह से लेजिस्लेचर की नियुक्ति की जा सकती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक्ट्स ऑफ स्टेट डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू बी काउंटरसाइंड बाय वे ऑफ ऑथेंटिकेशन बाय। किसके द्वारा जो जितने भी कानून इंडिया में बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा साइन होते हैं, लेकिन उसमें साइन कौन करता है? तो वो सेक्रेटरी जो होता है गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, उसके द्वारा उस पर साइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्टर्स एंड इंडिविजुअल। मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, न कि प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द मैटर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन द प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है? तो प्रेसिडेंट, उसमें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो विदहोल्ड कर सकता है रिजर्वेशन को, किसी बिल को अपने कंसिडरेशन के लिए। लेकिन अगर बिल को दोबारा अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट को उस पर
उस पर सहमति देनी ही पड़ेगी, उस पर असेंट देना ही पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बोथ द प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा कौन सा पावर इस्तेमाल किया जा सकता है? तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कोर्ट मार्शल के द्वारा प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। ये कोर्ट मार्शल के द्वारा पार्डनिंग पावर होती है, वो गवर्नर के पास नहीं होती है। पावर टू रिमिट अ सेंटेंस इन एनी एन ऑफेंस रिलेटिंग टू अ मैटर ऑन स्टेट लिस्ट में जितने मैटर होते हैं ऑफेंस का पार्डनिंग पावर वो होती है गवर्नर के पास, वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। पावर टू कम्यून अ सेंटेंस ऑफ डेथ इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ परिस्थिति में प्रेसिडेंट और गवर्नर का पावर जो है वो सेम होता है डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने का। कोर्ट मार्शल के द्वारा तो ये तो प्रेसिडेंट के पास ये कोर्ट मार्शल का पावर होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गलत है, क्योंकि चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर जो इंडिया का होता है वो 6 ईयर्स या 65 ईयर्स तक उनका टेन्योर जो है वो फिक्स्ड होता है। 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स टेन्योर जो उनका फिक्स्ड होता है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। गवर्नर ऑफ द स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही अपना काम करते हैं। प्रेसिडेंट जब भी चाहे गवर्नर को उस पोस्ट से हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, द प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी गलत हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर कब हटते हैं? जब लोकसभा में उनकी मेजोरिटी जो है वो खत्म हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी लोकसभा के द्वारा ही हटाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें नहीं हटाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है? वो लोकसभा का, सॉरी गलत हो गया, पार्लियामेंट के प्रति नहीं होता है, वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 20 का जो है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग कब नहीं ले सकता है? जब वो स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउस का मेंबर होगा, तब जाके वो भाग नहीं ले सकता। यानी कि वो अगर काउंसिल का अगर मेंबर होगा, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो वो उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता। क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग ले सकता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वही भाग ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ मिनिस्टर लूजेज और नो कॉन्फिडेंस, अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो क्या होगा? तो उस समय पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, कि सिर्फ एक सिंगल मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट द प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितना होता है? तो मिनिमम एज है 35 ईयर्स। ये आपको याद रखना है, 35 ईयर्स के बाद आप प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने महीनों के लिए अगर प्रेसिडेंट अगर ऑफिस में वाइल इन ऑफिस अगर डाई हो जाते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट कितने दिनों के लिए प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल सकते हैं? तो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए वो कार्यभार संभाल सकते हैं। विदिन 6 मंथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन को कंडक्ट करना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, ही एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ये बिल्कुल सही है। जितना भी जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो पहला सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो उसे एड्रेस करते हैं। साथ ही साथ हर साल जो पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन जो होता है, बजट सेशन जो होता है, उससे पहले जो है प्रेसिडेंट जो है उस लोकसभा को एड्रेस करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एज वेल एज लास्ट सेशन, ये गलत हो जाएगा, लास्ट सेशन नहीं, सिर्फ फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं। ही एड्रेस द पार्लियामेंट डेली, ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रेशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते समय प्रेसिडेंट डिस्क्रेशन कब यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का क्लियर मेजोरिटी अगर लोकसभा में अगर
हैंग असेंबली हो जाती है, अगर हंग असेंबली हो जाती है तो हंग असेंबली के समय में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है और उस समय प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रेशन यूज कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कौन ला सकता है? तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कहीं भी लोकसभा या राज्यसभा में प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भाग भी लेता है और उसके खिलाफ इम्पीचमेंट को इनिशिएट भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। न्यू स्टेट को क्रिएट करने किसके पास पावर होता है? तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। पार्लियामेंट बिल को पास करती है और प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। कोई भी नया स्टेट का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास ही भेजा जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, उसके बाद वो बिल दोबारा पार्लियामेंट में आता है और पार्लियामेंट जो है उस बिल को पास करती है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दो द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो पहला नंबर है, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा में अगर कोई भी पार्टी अपनी जो गवर्नमेंट होती है वो मेजोरिटी को लूज कर जाती है तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। दूसरा, वो जितने पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास किया जाता है उस पर जो है प्रेसिडेंट जो है वो सहमति देते हैं, उसे एसेंट अकॉर्ड करते हैं। और तीसरा, वो पार्लियामेंट को समन भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 से करेक्ट हो जाएगा। ही ऑर्डर्स इलेक्शन टू द पार्लियामेंट व्हेन इट टर्म इज ओवर। ये काम किसका होता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि जब भी पार्लियामेंट का टर्म ओवर हो जाएगा तो इलेक्शन को दोबारा से कंडक्ट करवाना। तो ये किसका काम होता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दिलवाता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेजेंट नहीं है तो उन्हें ओथ कौन दिलवाता है? तो उन्हें ओथ दिलवाता है जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो उन्हें ओथ दिलवा दी है। आपको याद रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? तो ये ओथ दिलवाता है जो सीनियर मोस्ट जज जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्हें ओथ दिलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसीज कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन। प्रेसिडेंट के द्वारा कौन सा इमरजेंसी जो है इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है? इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी लागू होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट बिल पास करती है, पार्लियामेंट ही एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि आप जो है नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दे। तो ये गलत हो गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी गलत हो गया, ये पार्लियामेंट के द्वारा होता है। और प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, ये भी जो पार्लियामेंट होता है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यानी कि प्रेसिडेंट कोई भी इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते हैं जब तक पार्लियामेंट उन्हें एडवाइस, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस ना करे तब तक प्रेसिडेंट जो है कोई भी इमरजेंसी को लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया इस सीरीज में। अभी तक मेरे 8 लेक्चर्स जो है 8 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको 100% हेल्प मिलेगा उस एग्जाम के लिए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिल सके और मैं आगे लेक्चर भी बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।